हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2017 इसकी रणनीति में आज हम चर्चा करेंगे कि पेपर 3 में क्या स्ट्रेटजी रखी जाए। दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आदित्य और आज हम चर्चा करते हैं फिर से पेपर 3 की रणनीति पर। दोस्तों, ये हमारा भाग 3 है। पिछले भागों में हम पेपर 1 और पेपर 2 की रणनीति के विषय में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जीएस का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों 300 नंबर के होते हैं। वहीं पेपर 4 200 नंबर, पेपर 5 हिंदी का जो होता है वो भी 200 नंबर और जो हमारा निबंध का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। अतः पेपर 3 भी 2 भागों में डिवाइड होता है। पार्ट ए 150 अंकों का, पार्ट बी 150 का अंक। दोस्तों, ये जो दोनों पार्ट हैं इनके लिए दोनों पृथक कॉपियां हमें मिलती हैं लिखने के लिए। अतः ध्यान देने योग्य बात यह होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि हम उसी कॉपी में लिखें उस बात को जिस कॉपी के लिए जिस पार्ट के लिए वह प्रोवाइड की गई है। दोस्तों, पार्ट ए के सिलेबस को समझना आवश्यक है। पेपर 3 का पार्ट ए, उसके सिलेबस में दोस्तों पार्ट ए में सबसे ज्यादा समाहित किया गया है विज्ञान को। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों, 9th 10th की एनसीईआरटी, 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी से इसका अध्ययन किया जा सकता है। चूंकि हमारे पास अभी समय कम है, 3 महीने ही बचे हैं, तो आप द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी की पेपर 3 की बुकलेट से भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। चूंकि इन सारी एनसीईआरटी बुक्स का कंपाइल्ड वर्जन इसमें उपलब्ध है, तो यह आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। दोस्तों, तर्क एवं आंकड़े की व्याख्या। इसके लिए दोस्तों आरएस अग्रवाल की जो बुक्स आती हैं, आप उनसे मैथ्स और रीजनिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि समय कम है, आप नहीं कर सकते, तो भी दोस्तों इतना ऑप्शन प्रोवाइड होता है पेपर में कि मैथ्स के स्थान पर आप और दूसरे पेपर भी, दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार होता यह है दोस्तों कि हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं और वो हमारा टाइम अधिक ले लेते हैं, और इस वजह से पेपर 3 में अक्सर बच्चों को कठिनाई सामने करना पड़ता है। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो ही आप इसे करें, अन्यथा किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का चुनाव करें और उसमें कुछ लाइनें लिखें, ताकि वहां आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे ही। तकनीकी एवं विकासशील तकनीकी। दोस्तों, ये ऐसा पार्ट है जो कि काफी एक एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिससे हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। इसमें हमारा जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, नवीन तकनीकी का उपयोग है। नवीन तकनीकी जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, संचार क्रांति से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित विषय, सैटेलाइट से संबंधित विषय, जो है रिमोट सेंसिंग से संबंधित विषय, इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, इसके लिए किसी स्पेशल बुक का प्रेफर करना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि बाजार में ऐसी कोई बुक उपलब्ध नहीं है जो इन सब का समावेश करे। अतः जो द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी की पेपर 3 की बुकलेट है वह इसी के अनुसार कवर की गई है, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन में जो है संचार का क्रांति का प्रयोग, डिफेंस में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इसका भी इसके अंतर्गत समावेश जो है दोस्तों किया गया है। इसके बाद जो सेक्शन है वह है ऊर्जा का सेक्शन। लगभग एक क्वेश्चन यहां से हमेशा ही आता है। दोस्तों, वर्तमान विश्व में भारत की एक बड़ी समस्या के रूप में ऊर्जा संकट है, क्योंकि भारतीयों को ऊर्जा जो है उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। रक्षा का अर्थात ऊर्जा का प्रबंधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा ही विद्यमान रहती है। दोस्तों, ऊर्जा के माध्यम से वर्तमान समय में हम जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सोलर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा पर बल दे रहे हैं, और इसी से संबंधित जो भी
क्वेश्चंस है वो बनाए जाते हैं। इसके लिए भी दोस्तों किसी पृथक बुक की आवश्यकता नहीं है। द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी की पेपर 3 की बुकलेट पर्याप्त है, आप इससे पढ़ सकते हैं। पर्यावरण एवं धारणीय विकास। दोस्तों, वर्तमान विश्व में क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ती समस्याएं देखने को आ रही है। हम भी दिन ब दिन इसे महसूस करते हैं। अतः प्रशासन में एक ऐसे प्रशासक की आवश्यकता वर्तमान समय में महसूस की जा रही है जो एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी रखता है। और इसी संबंध में हमसे भी, जैसा कि प्री के पेपर में भी 2017 की परीक्षा में काफी क्वेश्चंस जो है पर्यावरण से इंट्रोड्यूस किए गए। इसकी वजह यही है कि पर्यावरण प्रशासन की एक बढ़ती मांग है जिसे हमें पूरा करना होगा। इसके अध्ययन के लिए दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी की पेपर 3 की बुकलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पार्ट बी, पेपर 3 का जो पार्ट बी है वह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस भाग का एक कंपाइल्ड नोट्स जो है वो मार्केट में पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। आप कई बुकों के साथ जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई पब्लिकेशंस हैं, उनकी बुक्स आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे नोट्स भी देख सकते हैं। हमारे नोट्स जो हैं वो चैप्टर वाइज केवल मेंस के लिए एक्सक्लूसिवली तैयार किए गए हैं, जबकि अन्य प्रकाशनों द्वारा इस तरीके की तैयारी नहीं की गई है। दोस्तों, बुक्स के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं 11th और 12th की एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी में जो है अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी बातें की गई हैं। 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा आप मिश्रा पुरी की बुक, दत्त एवं सुंदरम की बुक अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि दत्त और सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी ऐसी बुक हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा समय आपका ले लेंगी, अतः आप एकेडमी के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं पेपर 3 की बुकलेट। दोस्तों, इसमें अगर पहला अध्याय जो है मैंने अपने हिसाब से सिलेबस डिवाइड किया है। ये सिलेबस वैसे तो 17 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, किंतु अगर मोटी मोटी समझ विकसित करने के लिए हम देखें तो भारत में विकास का अनुभव, विकास का नियोजन या प्लानिंग और उसके स्टैटिक्स या सूचकांक से संबंधित पहले चैप्टर में बात की गई है। इससे मिलता जुलता 11th की एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर हमें मिलता है जो कि इस बारे में जानकारी देता है। किंतु नियोजन एवं प्लानिंग के संबंध में वर्तमान विश्व में क्या चल रहा है इसके बारे में एनसीईआरटी जो है अपडेट नहीं होती, क्योंकि वो काफ़ी समय पहले छपी होती है, 4-5 साल पहले छपी होती है। इस वजह से नई अपडेशन उसमें होती नहीं है। अतः हमें नया अपडेट पढ़ने की आवश्यकता होती है। 1991 के आर्थिक सुधार, जिन्हें एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। दोस्तों, 1991 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गई थी और 1991 का जो चरण माना जाता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़े परिवर्तन का दौर माना जाता है। क्योंकि इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप लिए हुए थे, वहीं 1991 के बाद वह एक उदारवादी अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर खुली हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आती है। इसके बाद आता है दोस्तों आधारभूत संरचना। वर्तमान भारतीय समाज या भारत के विकास के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामीण एवं शहरी जो आधारभूत संरचना है इसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण संरचना में जहां बिजली, सड़क, पानी और घर की आवश्यकता मूलभूत आवश्यकताओं में है, वहीं शहरी आवश्यकताओं में भी ये आवश्यकताएं तो हैं ही, साथ ही जो वर्तमान समय में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है, स्मार्ट सिटीज की बात की जा रही है, एडवांस सिटीज की बात की जा रही है, सोलर फ्रेंडली सिटीज, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटीज की बात की जा रही है, स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट की जाने की बात की जा रही है, वो इस आधारभूत संरचना में शामिल होता है। दोस्तों, आधारभूत संरचना जो है यह दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल या भौतिक आधारभूत संरचना और दूसरी
जो है सामाजिक आधारभूत संरचना। इसके अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य का समावेश होता है। इसका अध्ययन भी करना आवश्यक है। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश का हम पेपर दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जानना भी जरूरी है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो टॉपिक्स हैं उनमें पीडीएस, सब्सिडी, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी बिल, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात यहाँ पर की गई है और वर्तमान में ये लागू भी हो चुके हैं। तो इनकी कार्यप्रणाली क्या रही है, इनमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, इससे संबंधित चर्चा इन विषयों पर की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय देश की आय का आकलन होता है, अतः इसे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पढ़ना काफी महत्वपूर्ण एवं लाभदायक सिद्ध होता है। उसके बाद दोस्तों, कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कही जाती है, क्योंकि लगभग 50% आबादी भारत की इस उद्योग में लगी हुई है। अतः लोगों का जो आर्थिक जीवन है या अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कृषि का अध्ययन आवश्यक है। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के आने वाले वीडियोस में हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियोस देखकर तथा हमारे नोट्स पढ़कर दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर बेहतर रिजल्ट इसमें ला सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो जीएस का चौथा पेपर है वह है एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर इसे कहा जाता है। जनरली हम इसे एथिक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह 200 मार्क्स का पेपर होता है और यह जो 200 मार्क्स का पेपर होता है इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें भी हमारे पास 3 घंटे ही होते हैं, लेकिन शब्द जो लिखने होते हैं वो हमें कम लिखने होते हैं। अतः हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम 200 में से 150 मार्क्स के करीब या 160-170 तक अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने का प्रयास करें। अतः स्कोर बढ़ाने की दृष्टि से जीएस का पेपर 4 बहुत आवश्यक है। दोस्तों, पेपर 4 की आवश्यकताएं क्या है यह जानना आवश्यक है। पेपर 4 दोस्तों फिलॉसफी से संबंधित है और फिलॉसफी में लिखते समय शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं वो शब्दों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। अगर एक भी शब्द गलत होता है तो पूरी डेफिनेशन चरमरा जाती है। जैसे अगर हम कहें कि मनोवृत्ति क्या होती है, तो दोस्तों किसी सकारात्मक या नकारात्मक, किसी मनोवैज्ञानिक, हम अगर शब्द देखें कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति हमारा सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण ही मनोवृत्ति है। अब दोस्तों यहां अगर हम मनोवैज्ञानिक शब्द भूल जाते हैं या सकारात्मक शब्द भूल जाते हैं या नकारात्मक शब्द भूल जाते हैं तो यह जो है हमारी डेफिनेशन को गलत कर सकता है और जो जांचने वाले हैं उन पर एक गलत प्रभाव अंकित हो सकता है। अतः हमें शब्दों का, अपनी शब्दावली का चयन बहुत देख कर करना है। अतः इस पेपर की खासियत यह है कि इसमें जब भी हम शब्दावली का चुनाव करें बहुत सोच समझ कर करें। और इसके लिए दोस्तों सबसे जरूरी आवश्यक है कि हम किस मटेरियल से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे मटेरियल से अच्छी भाषा का चयन करेंगे तो ही हम अच्छे नंबर इसमें ला पाएंगे। इसके लिए दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी की पेपर 4 की बुकलेट अवेलेबल है। आप इसका चुनाव कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, पहला भाग है लोक प्रशासन में नैतिकता। लोक प्रशासन में नैतिकता में नैतिक दुविधा जैसी स्थितियां शामिल होती हैं। इस स्थिति में यह होता है कि हम दो समान मूल्य की चीजों में से किसका चुनाव करते हैं। जैसे अगर हमारे पास, जब हम लोक प्रशासन में हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर है समझिए, और मेरे पास कोई एक विषय आता है जिसमें एक सड़क बननी है। ये सड़क अगर गरीबों की झोपड़ी, गरीबों के क्षेत्र से होकर जाती है तो एक व्यापक गरीब जनसंख्या को फायदा हो सकता है और उसकी पहुंच बन सकती है। जबकि दूसरी ओर यही सड़क अगर मेरे माता पिता के घर के पास से जाए तो उनके आसपास की जो जमीनें हैं उनका मूल्य बढ़ सकता है। अब यहां पर मुझे दो मूल्यों के बीच दुविधा दिखाई देगी।
एक मूल्य जो होगा वो होगा कि मैं अपने माता पिता या अपने अपने जिनसे मैं भावनात्मक संबंध रखता हूं उनका भला करूं। और एक एक नैतिक दुविधा यह होगी कि जिनसे मैं कर्म का संबंध रखता हूं और ऑनेस्टी अपनी ईमानदारी का संबंध रखता हूं, अर्थात जो गरीब ग्रामीण बस्ती है वहां से सड़क जाना कितना आवश्यक है। इस नैतिक दुविधा का समाधान मैं कैसे करूं? इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है लोक प्रशासन में नैतिकता के चैप्टर में आते हैं। अतः हम यहाँ चयन तो खैर यह करेंगे कि जो रोड जानी चाहिए वह उस गरीब क्षेत्र से जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। इसके बाद दोस्तों तो दार्शनिक हैं। लगभग 20 दार्शनिकों का समावेश यहां पर किया गया है और ये जो 20 दार्शनिक हैं इनमें से काफी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अतः सभी दार्शनिकों को कंपाइल्ड रूप में पढ़ना आवश्यक होता है, जिनका समावेश द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में किया गया है। दोस्तों मनोवृत्ति या एटीट्यूड, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी, डेफिनेशन बताई थी, इसका शासन प्रशासन के विभिन्न पक्षों में उपयोग होता है। अतः मनोवृत्ति के चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों अभिक्षमता या एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत बहुत सारी छोटे छोटे चैप्टर्स शामिल हैं, जैसे कि प्रतिबद्धता कितनी होनी चाहिए, लोग जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, जवाबदेही कितनी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व कितना होना चाहिए या उत्तरदायित्व की डेफिनेशन क्या होगी। इन सब बातों का समावेश जो है वो अभिक्षमता या एप्टीट्यूड के चैप्टर में होता है। उसके बाद दोस्तों संवेदिक बुद्धि, यहाँ वृद्धि लिखा हुआ है, क्षमा चाहूंगा गलत प्रिंट हो गया है, संवेगिक बुद्धि है और इसके अंतर्गत हम अगर इंग्लिश में समझे तो बेहतर है इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थात भावनाओं का इस्तेमाल बुद्धिमत्ता के साथ करना ही सांवेगिक बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग है। अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस का सर्वोत्तम प्रयोग है इमोशंस को इंटेलिजेंस के साथ यूज करना। जैसे यदि मैं किसी प्रशासन में कार्य कर रहा हूं, मैं कहीं का किसी क्षेत्र का एसडीएम हूं और मेरे अधीन कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। अब ऐसी परिस्थिति उस व्यक्ति के साथ आती है कि उसे, चूंकि उसकी माता की तबीयत खराब है और उसे वहां जाना होता है, लेकिन उसी समय मेरे कार्यालय में एक इतना आवश्यक जो है कार्य आ गया है कि उस व्यक्ति के बिना उस कार्य को करना काफी कठिन हो सकता है। अब वह व्यक्ति मेरे सामने छुट्टी के लिए आता है, मैं इस स्थिति में क्या करूंगा? यह है एक इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन। इस स्थिति में दोस्तों अगर मैं उस व्यक्ति को छुट्टी दे देता हूं तो मुझे कार्यस्थल पर कुछ स्तर पर हानि उठानी पड़ सकती है। अगर मैं उसकी छुट्टी कैंसिल करता हूं तो हो सकता है दोस्तों कि वह व्यक्ति छुट्टी पर तो ना जाए, लेकिन जब वह कार्यालय में आए तो वह अपना पूरा 100% ना दे पाए और वह कार्यालय का नुकसान करने की जगह कार्यालय का फायदा करने की जगह कार्यालय का नुकसान करने लगे। अतः मुझे यह देखना या सोचना आवश्यक है कि उसकी भावनाओं का अगर मैं उसे वहां जाने देता हूं, मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप जाइए, अगर आपको कोई भी और आवश्यकता होती है तो आप मुझसे बात करें। अर्थात जब वह व्यक्ति इमोशनली वीक था और मैंने उसका सपोर्ट किया तो बिल्कुल फिर मैं जब उसे कार्य के लिए बुलाऊंगा तो वह एक अकरणीय कार्य भी कर जाएगा, क्योंकि इमोशनली मैंने उसकी किसी समय मदद की थी। इस तरीके के क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस में आते हैं। दोस्तों भ्रष्टाचार एक वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारतीय प्रशासन में एक बहुत बड़ा पहलू रहा है, जिस पर बार बार मुद्दे उठते रहे, तो इसके बारे में चर्चा इस चैप्टर में की गई है। दोस्तों केस स्टडी, जैसे कुछ केस स्टडी के बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की, ये एक प्रकार की केस स्टडी ही थी। इसी प्रकार के मामले आपके सामने रख दिए जाते हैं और देखा जाता है कि आपके लिखने की क्षमता कितनी अच्छी है सबसे पहले। दूसरा यह कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी है, क्योंकि प्रशासन में जाकर हमें डिसीजन मेकिंग ही करनी है। तो अगर हम बेहतर स्तर पर इसे कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वह जीएस पेपर 5 और सामान्य हिंदी का पेपर।
इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है और दोस्तों इसमें भी सिलेबस को हमें समझने की आवश्यकता है। दोस्तों हिंदी के पेपर की आवश्यकता क्या है, इस पेपर की क्या मांग है, उस मांग को पूरा करना ही इसमें अच्छे नंबर लाना है। 200 में से दोस्तों 170 तक नंबर इसमें लाए जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह एकदम सटीक प्रकृति के होते हैं। अगर हम उनके आंसर को पूरी तरीके से संतुष्ट करते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि पेपर में किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग ना हो, काटा पीटी ना हो, अशुद्ध लेखन ना हो। इन वजहों से हमारे नंबर कई बार कट जाते हैं। दोस्तों चूंकि इस पेपर में ऐसे ही 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में इसे डिवाइड किया जाता है, तो इसीलिए मेरे द्वारा भी इसे 9 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, यह उर्भव लिखा हुआ है लेकिन यहां है उद्भव एवं विकास। इससे दोस्तों वर्तमान कुछ समय से, जब से नया पैटर्न चालू हुआ है 2014, 15 और 16 के मेंस में हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे पढ़ना हमारे लिए आवश्यक होता है। दूसरा जो बात है दोस्तों वह है अनुवाद। हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, यह करना आवश्यक होता है। 35 नंबर यहाँ पर हमारे होते हैं। अगर हम अच्छा अनुवाद करते हैं और अच्छे से अनुवाद करते हैं तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों गद्यांश में एक आपको पैरा दिया जाएगा जो कि काफ़ी बहुत सरल तो नहीं होगा, पर अगर ध्यान से उसे पढ़ा जाए तो हम उसका भावार्थ निकाल सकते हैं और उसका भाव का विस्तार कर सकते हैं। एक ही जो हमें गद्यांश दिया जाता है उसी का हमें भाव विस्तार तथा उसी का हमें संक्षेपण भी करना होता है। दोस्तों इसके बाद जो अगली कड़ी है वह है पत्र लेखन। पत्र लेखन दोस्तों इसमें हमेशा सावधानियां रखनी होती हैं कि किस लाइन का या किस पैरा का कहां पर प्रयोग किया जाए। अगर थोड़ा भी उसका गलत प्रयोग होता है तो जांचने वाले द्वारा, हमारे शिक्षक द्वारा जो है नंबर काट लिए जाते हैं। अतः पत्र लेखन की बार बार प्रैक्टिस की हमें आवश्यकता होती है। दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली, वर्तमान समय में प्रशासन में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग बढ़ रहा है, इसीलिए हम एक प्रशासक से या हमसे भी अपेक्षा की जाती है कि हम पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे पत्र लेखन एक आवश्यकता होती है प्रशासन में, प्रत्येक चीज को व्यक्त करने के लिए हमें पत्र लिखना होता है, उसी तरीके से अगर हमारी शब्दावली ठीक होगी तो हम किसी आदेश या किसी उद्देश्य दोनों का वही अर्थ निकालेंगे जो आवश्यक है। अन्यथा एक गलत शब्द का प्रयोग जो है हमारे डिसीजन को बदल सकता है। इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली को जानने की आवश्यकता होती है। दोस्तों मुहावरे एवं कहावतें, इससे भी 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। पारिभाषिक शब्दावली भी 15 नंबर का क्वेश्चन, पत्र लेखन 15 नंबर और गद्यांश भी 15 नंबर। मुहावरे एवं कहावतें हम सब जानते हैं, इसे हम लूसेंट की हिंदी बुक से पढ़ सकते हैं। व्याकरण के कुछ पहलू लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अपठित गद्यांश हम हल करना जानते हैं, बहुत कठिन यह नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों प्रतिवेदन होता है। प्रतिवेदन में अगर वर्तमान किसी विषय का चयन किया जाए तो हमारे नंबरों के बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके सभी भागों का चयन जो है द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी की पेपर 5 की बुकलेट में बहुत अच्छे से किया गया है और आंसर राइटिंग और मॉडल आंसर्स का भी इसमें समावेश किया गया है और आप इससे प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी की पेपर 5 की बुकलेट का आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अंतिम पेपर होता है पेपर 6 या निबंध का पेपर। यह पेपर दोस्तों होता तो 100 अंक का है, पर इसमें 70 से 80 अंक तक लाने की संभावनाएं विद्यमान होती हैं। इसमें दोस्तों पहला जो निबंध होता है वह 1000 शब्दों का होता है और 50 नंबर का होता है। इसे करीब हमें 8 से 10 पेजेस में लिखने की आवश्यकता होती है, जिससे हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। और इस पेपर की जो अवधि होती है यह बहुत ध्यान रखने योग्य है। इसमें केवल 2 घंटे का समय हमारे पास होता है।
अतः हम समय का विभाजन इस अनुसार कर सकते हैं कि 50 नंबर वाले में 1 घंटा, 25 नंबर वाले में आधा आधा घंटा का प्रयोग कर सकते हैं। निबंध लेखन एक निबंध शैली जो है लेखन की कला है। निबंध को लोग जो है प्रशासनिक चयन परीक्षा में डाला जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी जो है या व्यक्तित्व जो है वो उभर कर आता है कि आप किसी विषय पर क्या व्यू रखते हैं, क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी लेखन क्षमता का भी यहाँ पर जो है परीक्षण हो जाता है कि आप कितनी अच्छी लेखन क्षमता रखते हैं और कितना सटीक जो है किसी मामले को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, अगर इसमें मुहावरों आदि का प्रयोग किया जाए तो यह निबंध को और सजावटी बना देता है। इसका समावेश भी हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी के नोट्स में किया गया है, जिसके संबंध में विभिन्न मुहावरे एवं कहावतों का चयन हमने किया है और कई कविताओं का भी चयन किया है। जैसे अगर हम महिला अधिकारों की बात के लिए एक दोहा डाल दें जिसमें कहा गया कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बने अधिकार और अधिकारी की। यहाँ पर हम नारी एवं पुरुष के अधिकारों को समान रखने की बात करते हैं, दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखने की बात करते हैं। अगर इस तरीके के मुहावरे एवं श्लोकों का प्रयोग हम करते हैं तो हमारे नंबर जो हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं। अतः निबंध लेखन एक कला है दोस्तों, इस पर हम वीडियो में भी चर्चा करेंगे और हमारे नोट्स में तो इसका समावेश किया ही गया है, तो आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी का ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आप नोट्स की अधिक जानकारी के लिए मुझे या आयुष सर को कॉल कर सकते हैं। ये हमारे नंबर दिए गए हैं, इन पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है, यहाँ पर आप ऐड भी हो सकते हैं। मेरे नंबर पर, ये जो 2 नंबर दिए गए हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।